गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं, स्टैटिक जीके के। तो आज का पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने वो ये है कि किस ग्रह को बोना ग्रह भी कहा जाता है। तो प्लूटो जो ग्रह है उसको बोना ग्रह कहा जाता है। अर्थात बोने ग्रह वो ग्रह होते हैं जिनको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इनको ग्रहों की श्रेणी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने ग्रहों की गति का जो नियम होता है उसका पालन नहीं किया। ग्रहों की गति के बारे में केपलर नाम के व्यक्ति ने बताया था। इसको इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि आकार में चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है, और ये जब सूर्य की परिक्रमा करने के लिए जाता था तो ये वरुण की कक्षा में घुस जाता था। और वरुण ग्रह के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वरुण ग्रह हरे रंग का ग्रह है। वरुण कैसे कलर का है? हरे रंग का। और यहाँ पे हरा रंग इसकी वजह से होता है, मीथेन की वजह से। और वरुण ग्रह की खोज कई बार पूछ ली जाती है। तो वरुण ग्रह की खोज की थी जोहान गाले ने। किसने की थी बच्चों? जोहान गाले ने। जोहान गाले ने। उसके बाद अरुण ग्रह की बात अगर मैं करता हूं तो अरुण ग्रह की खोज 1781 में हुई थी। और अरुण ग्रह की खोज की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी बच्चों? विलियम हर्शेल ने खोज की थी अरुण ग्रह की। और अरुण ग्रह जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दो ही ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, एक तो अरुण, एक शुक्र ग्रह। और सारे के सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह अरुण ग्रह, इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है जो है वो टाइटेनिया है। टाइटेनिया। कुछ बोने ग्रहों के एग्जाम्पल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एक तो चेरोन होता है। चेरोन। चेरोन एक प्रकार का बोना ग्रह है। और एक है सेरस। इसका मतलब ये तीनों दोनों क्या है आपके पास? बोने ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों हम। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस से जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अगर पूछ लिया जाए तो वो 12 अगस्त को बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की है। और तानसेन सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, आयोडीन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा नाम की बीमारी हो जाती है, गायटर। और अगर आप लोगों के शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन ग्रंथि। थायरोक्सिन ग्रंथि काम करना बंद कर देती है। ये आप लोगों के पास देखो बच्चों, ये आपके पास सबसे पहले मस्तिष्क है। सबसे पहले मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि है, फिर पीनियल ग्रंथि है। अगर आप लोगों से कोई पूछ लिया जाए कि मस्तिष्क में कितनी ग्रंथि होती है, तो मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि। उसके बाद थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पे गले के अंदर। और यही थायराइड ग्रंथि जो होती है, अगर आप लोगों के शरीर में चाहे नमक की कमी हो जाए या आप लोगों के शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि में इन्फेक्शन हो जाए तो आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। और अगर थायरोक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो आपकी ये जो ग्रंथि है ये थायराइड, ये फूल जाती है। और इसी बीमारी को कहते हैं आप लोगों के पास घेंगा बीमारी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि पिट्यूटरी ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो थायराइड ही होती है। कौन होती है बच्चों? थायराइड। और सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी होती है बच्चों? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, ये सभी ग्रंथियों में से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी का होता है। लेकिन पिट्यूटरी को कंट्रोल करता हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करता हमारा माइंड। सोने जागने का जो प्रक्रम होता है उसको कंट्रोल करने का काम पीनियल ग्रंथि का होता है। उसके बाद ये छाती के अंदर होती थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि बच्चों के अंदर ज़्यादा एक्टिव होती है और बूढ़ों के अंदर थोड़ी सी कम एक्टिव होती है। और ये थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर लिम्फोसाइट बनाने में मदद करती है। एक तो लिम्फोसाइट और एक प्रोटीन बनाने में मदद करती है। इसीलिए, और लिम्फोसाइट जो होते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, अर्थात वो रोगों से रक्षा करते हैं। इसीलिए बच्चे कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनके शरीर के अंदर थाइमस ज़्यादा एक्टिव होती है। और अगर ज़्यादा एक्टिव होगी तो इसका मतलब लिम्फोसाइट ज़्यादा बनेगी। और लिम्फोसाइट अगर ज़्यादा बनेगी तो इसका मतलब है कि जो बाहर से एंटीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे उनको ख़त्म करने का काम ये एंटीबॉडी करेगी।
उसके बाद ये जो पैनक्रियाज होती है, ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां होती है पैनक्रियाज ग्रंथि। ये जो एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये किडनी के ऊपर होती है। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है कार्टेक्स, वहां पर होती है। ओवरी जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है, ठीक है, और टेस्टिस जो होता है वो मेल के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। फिर अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया जाता है बच्चों 21 जून को। उसके बाद अजंता की पेंटिंग क्या दर्शाती है। तो जो अजंता की पेंटिंग है वो जातक के बारे में दर्शाती है। जातक का मतलब होता है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक नामक पुस्तक के अंदर है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है और एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के अंदर है। यह अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र के अंदर है ये एक प्रकार के बौद्ध स्मारक है। क्या, एक प्रकार के बौद्ध स्मारक। और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो होती है वो सह्याद्री पर्वतमाला के अंदर होती है। जो पश्चिमी घाट आपके पास, उसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, सह्याद्री पर्वतमाला। तो मैं आप लोगों से कह भी सकता हूं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं पश्चिमी घाट पर है, या मैं कह सकता हूं सह्याद्री पर्वतमाला पर है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री कहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री कहते हैं, इसलिए अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सह्याद्री पर्वतमाला में है। और जो पश्चिमी घाट है उसको तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं पश्चिमी घाट को तमिलनाडु के अंदर। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। उसके बाद केरल में जो पश्चिमी घाट है उनको अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहते हैं, या इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, इनके नाम से जाना जाता है। लेकिन ये है क्या, सारा का सारा पश्चिमी घाट ही है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि अजंता की और जो एलोरा की गुफाएं हैं उनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया। तो उनको शामिल किया गया था 1983 में। उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। किनको बच्चों, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। तो ये बच्चों बिहार के अंदर लोकप्रिय है मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो बच्चों 24 अक्टूबर 1945 के समय हुई थी। इससे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। 1919 के टाइम पे लीग ऑफ नेशन, पेपर के अंदर आ जाता कि लीग ऑफ नेशन किसके द्वारा दिया गया था। तो लीग ऑफ नेशन दिया गया था वुडरो विल्सन द्वारा, वुडरो विल्सन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जो 1939 से लेके 1945 तक चला था, उसके बाद फिर यूएनओ का गठन किया गया जो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ यूएनओ के अंदर कितने भाग हैं, तो यूएनओ के अंदर यूएनओ के कितने सदस्य देश हैं। तो 193 सदस्य देश हैं यूएनओ के अंदर। और 193वां जो सदस्य बना है वो अभी हाल ही में बना था, 11 जुलाई 2011 को बना था। और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी बनाया जाता है। 11 जनवरी 2011 को दक्षिणी सूडान को शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया था, दक्षिणी सूडान को। इस प्रकार यूएनओ में 193 सदस्य देश हैं। और इस समय यूएनओ का जो अध्यक्ष है वो है एंटोनिया गुटेरस। फिर से सुन लो, एंटोनिया गुटेरस इस समय यूएनओ के अध्यक्ष हैं। और एकमात्र भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो यूएनओ की वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो 1953 के टाइम पे बनी थी, जो 8वां संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिवेशन हुआ था उस समय। यूएनओ के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें एक होती है आम सभा, एक होती है सुरक्षा परिषद, एक होती है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक होता सचिवालय, एक होता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो द हेग में है, द हेग। और द हेग जो है वो नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। यूएनओ का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो वो न्यूयॉर्क के अंदर है हेडक्वार्टर इसका, और न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पड़ता है। सुरक्षा परिषद जो होता है इसके अंदर जो एक पार्ट होता है यूएनओ का सुरक्षा परिषद, इसमें 15 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। 5 सदस्य स्थायी में कौन कौन होता है, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम।
फिर से सुन लो, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। और इसके जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव 2 साल के लिए होता है। यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। 6 भाषाओं में अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रूसी है, स्पेनी है। लेकिन इसकी 2 भाषाएं जो होती है वो संचालन भाषा मानी जाती है, वो अंग्रेजी और फ्रांसीसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन और देख लो आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे बच्चों? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश, क्वेश्चन हो चुका है 193। सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश है? 15। स्थायी कितने हैं? 5 बता चुका हूं। स्थायी कौन कौन से है? चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 2 साल के लिए। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 193वां देश कौन सा बना था? दक्षिणी सूडान। उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो उसको किया गया बच्चों अनुच्छेद 343, 343। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भाषा के बारे में जो बताया गया है वो संविधान के भाग 17 में बताया गया है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। ओके, इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था जो 1955 में आयोग बनाया गया था, और उस आयोग की अध्यक्षता जो थे वो करी थी बीजी खरे। बीजी खरे ने अध्यक्षता की थी, और इसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? 1956 में, 1956 में। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसकी भाषा क्या होती है? उसकी अंग्रेजी भाषा होती है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो आप लोगों को पता होगा 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और इस समय 22 भाषाएं हैं। 14 के बाद जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो 21वां संविधान संशोधन किया गया था। एक तो 21वां, उसके बाद 71वां और उसके बाद 92वां, ये 3 संशोधन किए गए हैं। 14 भाषाओं के बाद की बात है। 21वां संशोधन किया गया 1967 में, और 71वां संशोधन किया गया 1992 में, 1992 के अंदर। और जो 92वां संविधान संशोधन था वो 2003 में किया गया है। ठीक है। एक 1967, एक 1992, फिर 2003। 1967 में जो भाषा जोड़ी गई 15वीं, वो सिंधी थी, सिंधी। 1992 में जो जोड़ी गई वो मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली। फिर से सुन लो, 67 में सिंधी, 92 में मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, और 2003 के अंदर मैथिली, संथाली, डोगरी। मैथिली, संथाली, डोगरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी। भारत में पहली बार आम चुनाव भी कब हुए थे? 1951-52 के समय पहली बार आम चुनाव हुए थे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली थी। और आप लोगों को मैं बता देता हूं, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी, हैरोल्ड डोमर के मॉडल पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और 1952 में ही भारत ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी अपनाया था। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। किसके? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जो 1956 से लेके 1961 तक चली थी। और 1956 में बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 में LIC का गठन हुआ था, भारत जीवन बीमा निगम का गठन हुआ था 1956 में। और 1956 में UGC का गठन हुआ था, UGC को कहते हैं बच्चों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ओके। और 1956 में ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी बनी थी, आप लोगों को पता होगा, जो पहली यूनिवर्सिटी थी हरियाणा के अंदर।
दूसरी के बाद जो योजना अवकाश आ जाता है वो था 1966 से लेके 1969 तक का। पेपर में पूछ लिया जाता है योजना अवकाश का टाइम कब था, 1966 से 1969, मतलब इस समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा? ये बच्चों आमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार जो जन गण मन था राष्ट्रीय गान, वो कब गाया गया था उसके द्वारा? तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड ओर्डिंग द्वितीय थे, और उस समय ब्रिटेन का राजा आया था जॉर्ज पंचम। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 के टाइम पे, और उस समय राजधानी दिल्ली से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और उसको राजधानी 1912 में बना दिया गया था दिल्ली को। और उसी समय इन्होंने एक गाना गाया था जन गण मन गण, और इसको गाने में 52 सेकंड लगते हैं। और इसको उसके बाद फिर इन्होंने उसको ना एक पुस्तक में लिख दिया था जिसका नाम था गीतांजलि, और उस पुस्तक का शीर्षक बना दिया था भारत भाग्य विधाता। और 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था। एशिया का पहला व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र के अंदर, वो था रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आज का है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफडों के द्वारा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ मछलियों की पढ़ाई क्या कहलाती है? स्टडी ऑफ फिश, उसको कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी है बच्चों, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। लेकिन अगर आप लोगों से कहे कि मछली पालन क्या कहलाता, तो वो कहलाता पीसी कल्चर। मछली पालन पीसी कल्चर, मछलियों की पढ़ाई इक्थियोलॉजी। मछलियाँ सांस लेती गलफड़ों के द्वारा। और मछलियों के शरीर में चैम्बर कितने होते हैं? चैम्बर होते हैं 2। और मछलियाँ जो होती है उनका शरीर होता है धारा रेखीय, स्ट्रीम्ड लाइन शरीर होता है। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, और ये मत्स्य वर्ग से बिलोंग करती है मछलियाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। फिर कल मिलेंगे दोबारा एक इसी टाइम इसी समय। धन्यवाद।